अतुल प्रधान ने योगी के मंत्रियों के लिए सदन में मजे तो फिर स्पीकर के तन बदन में लग गई आग, लेकिन सपा विधायक को कोई नहीं रोक पाया। झांसी से लेकर संभल तक के मुद्दे पर एक एक सवाल का मांगा जवाब और कह दिया कुछ ऐसा कि योगी के मंत्री तो तिल मिलाकर खड़े हो गए। अखिलेश यादव के विधायक भी पूरे प्रदेश में छा गए। विधानसभा सत्र में अब तक ऐसा नजारा नहीं दिखा जो अब की बार दिखा। प्रधान जी ने सबकी बोलती कर दी बंद। भाषण सुन लिया तो फिर आप भी चौंक जाएंगे। मैं आपका विशेष धन्यवाद करूंगा। जिस विषय पर मैं सालों साल से संघर्षरत हूं, उस पर आज मुझे नियम 56 में बोलने का मौका आपने मान्यवर दिया। हम लोग इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना को अभी बहुत नजदीक से मान्यवर देखे हैं। वो ऐसा समय था जब सड़कें सुनसान थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया। लेकिन उन्हीं सड़कों पर हमने लोगों को रोते हुए देखा, मान्यवर बिलखते हुए देखा, और वो पीड़ा, वो कष्ट जिसने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, उससे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मैंने भी मान्यवर अपने परिवार के एक सदस्य को खोया उस कोरोना में। हमारे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के जो हमारे पिता समान थे, उसी कोरोना की त्रासदी में चले गए। और ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। किसी मां ने बेटा खोया, किसी पिता ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया। और हर जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में वो त्रासदी थी। लेकिन ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश जिसमें अपार क्षमताएं हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। हमने सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण लंबी लंबी लाइनें देखी और वो सारी पीड़ा, वो सारा कष्ट देखा। और शायद मान्यवर जितने यहाँ पर सदस्य दर्शक दीर्घा में आदरणीय पत्रकार सब साथी बैठे हैं, ऐसा कोई ना कोई सगा संबंधी, जानकार, पड़ोसी, गांव का कोई ना कोई सदस्य सबने खोया है। जब इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी, उसके बाद में भी सरकारी प्रशासन, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस कदर खराब हैं कि वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी फोटो, ऐसी पिक्चर कहीं मोबाइल पर, कहीं टीवी पर, कहीं अखबारों में हर दिन दिखाई देती। हमें जब अभी कुछ दिन पहले झांसी में नवजात 11 बच्चों की जलने के कारण मृत्यु हुई, उसमें गोरखपुर की याद हम लोगों को आई, क्योंकि गोरखपुर में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके बाद में जो लीपापोती उस पर हुई, वो मान्यवर बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई, जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां, जिनकी माएं थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएं बिलख रही थी। पूरा झांसी और पूरा प्रदेश कोराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कली बिछाई जा रही थी, पर्दे बदले जा रहे थे और ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि ना जाने किस चीज के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। और क्या सोचा होगा जिला अस्पताल के प्रशासन ने, और क्या सोचा होगा वहां के स्थानीय प्रशासन ने, जो इस तरह की व्यवस्था करके दी। लेकिन आज तक मान्यवर उन विभाग के लोगों पर, और खास तौर से जो वहां के प्रिंसिपल थे, NS सेंगर, जो वहां पर प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल होने के नाते जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आज तक कार्रवाई के नाम पर मान्यवर उनके ऊपर सिर्फ यह किया गया कि वो लखनऊ से अटैच कर दिए गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस अस्पताल में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी जितनी भी सोर्सेस है, जितनी उनकी विद्वानियत है, जितना उनको काम वहां अस्पताल में करना चाहिए मान्यवर, वो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रहे।
और यहां तक कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्रिंसिपल साहब श्री हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार वर्मा आपके हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर कुलदीप चंदेल सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर हमारे आशीष जी राजपूत आपके सनोज हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर संगीता राठौर वहां मां वैष्णव हॉस्पिटल चला रही हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या चीजें हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिससे पूरा देश हिल गया हो, और वहां पर अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, बल्कि प्रशासन ने एक एक पल्ला झाड़ लिया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। लेकिन मान्यवर वो जो वहां पर साक्षात थे उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन के आपके वहां पर नर्सरी बनी हुई थी, और नर्सरी के लिए माननीय मंत्री जी ये बात जानते हैं, ये बताएंगे, आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नर्सरी में एक बच्चे की जगह पर 2 बच्चे लेटा दिए जाते थे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप हट गया, पाइप हटने के कारण वहां पर नर्स पहुंची, उसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाकर कोशिश की कि उस पाइप को गर्म करके चढ़ा दूं उस पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, वो जैसी ही तिल्ली लगाई वो आग में तब्दील हो गया, और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की वहां पर मौत हुई। लेकिन आज तक जांच में ढांक के 3 बार, इसमें मान्यवर कुछ अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जांच करा ले, और करा ली होगी आपने, कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी, और आपकी नाक के नीचे यहां पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की नाक के नीचे 3 बड़े अस्पताल है लखनऊ, यहीं पर पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे आपके लोहिया हॉस्पिटल हो, आप वहां पर जाकर व्यवस्था देखिए। वहां के कर्मचारी सिर्फ न केवल लखनऊ के, मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर, मेडिकल कॉलेजों पर एम्बुलेंस लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों की, और वहां पर मरीजों की खरीद फरोख्त होती है। आज ही चले जाए माननीय मंत्री जी और यहां पर जाकर देख लें, प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी होंगी, और उन प्राइवेट अस्पतालों वाले लोग इनके कर्मचारियों को मोटा पैसा देकर, कमीशन देकर, वहां पर इमरजेंसी में जो ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 दिन तक वहां पर इमरजेंसी के बाहर पड़े रहते हैं, और ऐसी स्थिति इमरजेंसियों के सामने है कि वो गाड़ी में लेते रहेंगे, एम्बुलेंस में वाले लेते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि उनको मरीजों की फिर खरीद होती है, और प्राइवेट अस्पतालों में वो लोग चले जाते हैं। मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मेरठ का एक वाक्य है, माननीय मंत्री जी को सूचना उसकी हुई होगी। वाक्य क्या है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बच्चा जना, एक महिला ने बच्ची हुई, बच्ची होने के बाद उसने फोन घर पर किया, उसके पति ने ये कहा कि बच्ची हुई है, मुबारकबाद, और बच्ची की जैसे मुबारकबाद दी, और जैसे ही महिला लिफ्ट के अंदर गई, लिफ्ट टूट गई, और लिफ्ट टूटने के बाद में वही महिला उसी लिफ्ट में दुर्घटनावश मौत हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं माननीय, इसकी सूचना तो होगी नहीं। एक निश्चित घटना होनी चाहिए, तात्कालिक हो, निश्चित हो। ये नियम 56 की सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर हो। अब इतनी बातें आएंगी, उसका जवाब मंत्री जी के पास कैसे होगा मान्यवर? सही है। ये मेरा कहना यह है, आपने बोलने की अनुमति दे दी, देखिए कम से कम 6-7 मिनट हो गए, ज्यादा हो गया। मेरा यह कहना है कि इसमें घटना सुनिश्चित हो, एक घटना के ऊपर वो होता है। लेकिन अब चूंकि माननीय मंत्री जी के पास उसका उत्तर तो होगा नहीं माननीय, तो आपकी बात तो आ जाएगी, सरकार की बात तो आ नहीं पाएगी। इसलिए एक जो नियम है, नियम संगत तरीके से अगर उठाया जाए, आपने स्वास्थ्य विभाग की पूरी बात करी, उसके बाद तो समझ में आता है, लेकिन पूरी एक एक घटना के बारे में कैसे जवाब दे पाए? एक एक घटना का मैं तो नहीं, आपने लिया माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री से एक मिनट अतुल जी प्लीज। आप अगर आप सूचना देखें, मैंने देखी, 3 घटनाओं का उल्लेख है, मैं 2 घटनाओं का है, एक घटना हमारे राज्य सरकार से संबंधित ही नहीं है। नहीं, कैसे जवाब दे पाएंगे? उसमें एक बात देखिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया है, एक मिनट आपको नहीं, आपका विषय नहीं है। नो नहीं, अभी जब आपका नंबर आएगा तो आप विषय बोलिएगा। उनको बिठा दीजिए,
उनके बोलने के बाद क्या होगा तो मैं तय करूंगा। उसमें अतुल जी, माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि आपने जो नोटिस दी है उस नोटिस को पढ़िए। उस नोटिस के अंतर्गत जो फायर से संबंधित जो झांसी में घटना हुई उससे संबंधित कोई विषय है तो आपने अपनी बात रखी है। और एक कोई जनरल बात, आप प्रत्येक घटनाएं आप एक डॉक्टर का नाम ले रहे कि कौन सा डॉक्टर कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसकी सूचना तो होगी नहीं। तो जब उसकी सूचना नहीं होगी तो कोई भी आप जनरल एक जो परसेप्शन है, जो जनरल एक आवश्यकता है, वो आप उसके ऊपर बात करिए, मंत्री जी उसके ऊपर जवाब दे देंगे। आप विषय के बाहर नहीं जाइए, बस प्लीज बोलिए, आप बोलिए, विषय के बाहर नहीं जाइए। आप कोई भी ऐसे इंडिविजुअल बात पूछेंगे तो उसकी सूचना नहीं होगी ना, जब सूचना नहीं होगी तो जवाब दे दें। नियम 56 जो भी गया है आपने स्वीकार कर लिया, तो उस पर जब बोलते हैं, मान लिए घटनाएं नहीं हैं आप में लिखी हैं, तो आपके संज्ञान में तो आ जाएगा, न जवाब दीजिए, लेकिन संज्ञान तो ले लेंगे। जो घटनाएं बोलूंगा नहीं, उसका उत्तर भी चाहेंगे ना, कार्रवाई में आएगा और उसका जवाब सरकार पास होगा नहीं। अरे ये भी तो देख ले, जिन लोगों ने जो नियमावली बनाई वो ये सोच के बनाई होगी कि जो संभव हो, जो अधिक से अधिक संभव हो। आप तो सर्वशक्तिमान रहे हैं, अरे इसलिए जो है चल रहा था, जब अध्यक्ष जी स्वीकार कर रहे थे, कॉपी तो आपको मिल गई होगी, उस कॉपी के हिसाब से बोले ना, आ गया उस कॉपी सीमा- मिली, जब उस आप सीमा- उसी समय ऑब्जेक्शन करना जब चाहिए। सीमा के ये बाहर मान्य गए नहीं है, मान्यवर, जो नहीं, नहीं, सीमा नहीं, के बाहर गए तब टोका गया, नहीं वो सीमा मान्य तक नहीं टोका गया। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड अतुल जी, मैं उनसे बात, एक मिनट बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो बात कही कि जिस समय नोटिस गई थी उसी समय मान्य आप अमान्य कर देते हैं। पहली बात तो नोटिस में तत्कालिक एक घटना की जिक्र किया गया है, ठीक है, आप उसको मेरे को मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं इसीलिए आपसे जरूर पूछता हूं। तो उसके तात्कालिक उसके ऊपर तो मना किया नहीं गया, तो पहले अमान्य कर देंगे तो फिर ग्राह्यता के ऊपर भी नहीं सुनेंगे, ग्राह्यता के ऊपर नहीं सुनेंगे तो जो आप चर्चा की मांग करेंगे उसका नंबर ही नहीं आएगा। तो जो घटना आपने उस पर लिखी है या जिन एक दो घटनाओं का, 3 घटनाओं का जो आपने उल्लेख किया, आप उसको विस्तार से बता सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, संरक्षण मैंने माता प्रसाद जी से ले दिया, आपको भी उनसे बात ठीक करके। है, मैं माननीय अध्यक्ष जी एक भी विषय ऐसा नहीं रखूंगा जो उस चिकित्सा ग्राह्यता के बाहर ना बोलिए, और आप बोलिए माननीय मंत्री, आप विषय पर आइए। हाँ ठीक है, मैं अरे मंत्री जी बोलन दो, अरे बोलो क्यों इतने परेशान हो रहे हो, सुन लो बात, बड़ा दिल रखो, तो क्यों कोई थोड़ा बोल रहे, कोई इन्हें आपस में बात करना अलाउड ही नहीं है, मेरे से बात नहीं हो रहा। मैं बैठा ही इसलिए हूं, मेरे से बात अब सुनो, तसल्ली करके कम से कम उसको सहन हाँ, मेरे को सुनाओ, मैं अध्यक्ष जी आपको बोल रहा आप हूँ, बोलो। सहन करो, गुस्सा नहीं करते। अब राजाओं को तो अधिकार है, मैं लोग तो माननीय बजाय। अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे यहाँ सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, आप विषय के बाहर नहीं बोलिए, मेरे को बताइए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम जो ये विषय उठा रहे हैं अगर जनता के ना हो, जनहित के ना हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए ना हो, और यहाँ पर जो बातें चलती हैं, जिस तरह के जवाब सामने से आते हैं, माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे क्या सिर्फ इसी बात पर बोलेंगे? माननीय मंत्री जी पुरानी चीजों का पूछोगे तो इधर बोलना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी अब ये चलिए, आपका टाइम हो रहा है 10 मिनट। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन मेडिकल सप्लाई के लिए एक संस्था बनी है, वो संस्था का गोदाम एयरपोर्ट के पास है। आप हमारे जो विधायक जी हैं, रागनी जी ने बताया कि आप छापे काफी लगे। आगरा में 20 साल से दवाई की सप्लाई करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया और 20 साल से कर रहा था सप्लाई, आपके सामने भी कर रहा होगा। हमारे खुद के मेरठ के सरदना में मान्यवर खड़िया होती थी जी, खड़िया की दवाई बनाकर करोड़ों रुपए का माल अभी बरामद हुआ, खड़िया से दवाई बना रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपका ये मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश बना है, इसमें आपकी जो दवाई रखने का प्रबंध, जिसके लिए मेडिकल सप्लाई कहां से आ गई? नोटिस तो पढ़ो मेरे भाई। दवाई मान्यवर कुछ इससे संबंधित कुछ बोलेंगे नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं बोलोगे तो फिर बैठ जाओ। तो इनसे बोलने दीजिए मान्यवर। अरे जबरदस्ती बार आप टोक देंगे, फिर मान लिया क्या बोला जाएगा? मेरी बात सुनो, आप ये जो खड़िया वाली बात करो तो आप उसकी अलग से दवाई के अब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा ना, क्योंकि दवाई आपने के पहले संबंधित बता रहा हूं ना उस चीज के लिए।
आपने बोला अपनी दिया है। बात, मैं उसी के ऊपर प्रदेश जी बोलने ये कहना चाहती हूँ कि जब मंत्री जी भी बात करें तो ये जो आग लगी उसके कारण उस पे क्या हुआ वो बता, वो मंत्री जी जवाब देंगे। हम मंत्री जी को नहीं बता सकते क्या आपके हिसाब से मंत्री जी अपने हिसाब से नहीं बोलने दिया जाए। किसी ने, हमारी तो जिम्मेदारी है मान्यवर। अरे आप प्लीज विषय पर आइए, बोलिए। मान्यवर आपकी तरफ, अरे आप बोलिए, आप बोलना नहीं चाहते, नेतागिरी ज्यादा करना चाहते हैं। अब आप कहां बजे माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहा कि दवाई का जो गोदाम है, जहां से दवाई झांसी भी जाती है, मेरठ भी जाती, पूरे प्रदेश में जाती है, वो पर्टिकुलर कुछ दवाइयां, महंगी दवाइयां मंगा के रख लेते हैं। अगर आज ही माननीय मंत्री जी चले जाएं, जिन दवाइयों की सप्लाई अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सरकारी रूप से होती है, अगर आज ही चले जाएं, वही महंगी दवाइयां धूल फाक रही हैं, इंजेक्शन के बड़े बड़े कार्टन वहां पे बने रखे हैं। अगर आज ही चले जाएंगे तो करोड़ों रुपए की एक्सपायरी डेट की दवाइयां आपको मिल जाएंगी, जो अलग अलग जगह सप्लाई होती थी। मान्यवर, एक दो चीज और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टरों की मान्यवर बहुत कमी, जो झांसी की घटना हुई, इसी तरह चाहे आप बनारस चले जाइए, चाहे आप मेरठ चले जाइए, मेरठ या पूरे के पूरे 30 मेडिकल कॉलेज मान्यवर इन लोगों ने बनाए हैं। सबसे ज्यादा कमी डॉक्टरों की है, लगभग 19,000 डॉक्टरों की यहां पर नियुक्ति होनी चाहिए और स्वीकृत पद हैं, उनमें से 60% ही अभी तक ये फुलफिल कर पाए हैं। नई भर्तियां जो निकलती हैं उनमें कोई मान्यवर आता नहीं है, जिसके कारण से दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। और मैं अभी आपके सामने कहना चाहता हूं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तब भर्ती मंत्री जी ने विभाग ने निकाली है, उसमें डॉक्टर नहीं आए। खासतौर से रेडियोलॉजिस्ट, आपके रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर नहीं आ पाए। और इसमें सबसे ज्यादा पेच मान्यवर ये फंसा हुआ है कि सैलरी का निर्धारण ठीक तरीके से नहीं हो पाता। मैं एक चीज और मान्यवर कहूंगा आपके माध्यम से कि जो हमारे मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, उसमें लगभग 3 से 4 हजार रोजाना की ओपीडी होती है। और जिस तरीके से जैसे ही झांसी में एक कांड हुआ, जैसी मौत हुई बच्चों की, अलग अलग जगह जो नर्सरी थी, हमारे यहां पर भी नर्सरी थी, उसमें भी एक एक की जगह 2-2 बच्चे रखे जाते थे, एक के स्थान पर 2 बच्चे रख दिए जाते थे। तो मैंने फोन करके एक दिन खुद माननीय प्रिंसिपल साहब से कहा कि भाई इसमें बच्चों की आप तादाद क्यों कम कर दिया आपने? कि साहब झांसी में एक कांड हो गया इसलिए कम। मैंने ये बहुत अच्छा कर दिया आपसे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी ऐसी नर्सियों को उनकी संख्या बढ़ाएंगे? और बढ़ाएंगे तो शायद कब तक बढ़ा देंगे? और माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा ना बोलते हुए आपके माध्यम से यही कहूंगा कि अगर ठीक तरीके से काम अपना कर लिया जाए, माननीय प्रमुख सचिव साहब भी यहां पर बैठे होंगे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अधिकारियों का रवैया यह है, किसी भी जगह जाकर कोई भी आपके कहीं भी जाकर कोई प्रशिक्षण, आपके वहां पर किसी भी तरह की जांच नहीं की जा रही। किसी भी जगह अस्पतालों में जाते हैं तो चूना डल जाता है, सही चीज दिख जाती है, और वहां पर किसी जनप्रतिनिधि को या किसी जानकार को नहीं बुलाया जाता। एक बस बात कहते हुए यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जो डलोजी ना कर पाया वो ये तानाशाह कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये ऐसा इसके विभाग का हाल इस समय चल रहा है। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन सारी बातों पर जरूर प्रकाश